नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि शुक्रवार को शाम को तिहाड़ जेल से निकले थे और जेल से निकलने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन अगर कोई है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर कोई है तो वो बीजेपी है और बीजेपी के को चलाने वाला पूरा सिस्टम है, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके की बातें अपने रोड शोज में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि तीर बीजेपी और मोदी पर ही लगाने की कोशिश है। और सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि गोदी मीडिया जिस पर बात नहीं करता है, और बीजेपी के अंदर भी लोग इस बात को कहने से घबराते हैं। वो सोचते जरूर हैं। अब आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल ने 75 साल की जो उम्र की लिमिट है, यानी कि 75 साल के बाद बीजेपी के वो नेता जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संतोष गंगवार, ये तमाम वो नेता हैं जो कि मार्गदर्शक मंडल में चले गए और जिनको लेकर अमित शाह ने एक समय में कहा भी था कि भाई 75 साल के बाद 75 साल एक लिमिट है। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। और अब दोबारा अरविंद केजरीवाल ने ये राग छेड़ दिया है, ये कहते हुए कि अगले साल यानी कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल हो जाएगी। तो क्या ये जो मार्गदर्शक मंडल वाली जो एज लिमिट है, क्या मोदी जी पर लागू होगी? ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है और ये एक ऐसा सवाल है जो बीजेपी के तमाम नेताओं को कचोटता है, क्योंकि बीजेपी के अंदर सारे नेता ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गया मोदी, कितने दिन मोदी राज करेंगे? अब तो 75 साल की उम्र हो गई है, कभी ना कभी तो वो हटेंगे। उस राग को छेड़ दिया है अरविंद केजरीवाल ने, और ये एक ऐसी राग है जिसको छेड़कर पूरे बीजेपी को उन्होंने हिला कर रख दिया है। और बीजेपी का मतलब है कि बाकी सारे नेता, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कह दिया, एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। मोदी जी चाहते हैं कि वन नेशन वन लीडर हो। सारे विपक्षी दलों को तो वो बंद करना ही चाह रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के लोगों को खत्म करना चाह रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए कि शिवराज चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, संतोष गंगवार, तमाम वो लोग हैं जिनको की अपने ही पार्टी के अंदर खत्म करने की कोशिश है। और फिर उन्होंने निशाना साधा योगी आदित्यनाथ के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए, अमित शाह ने ये तो सफाई दे दी कि हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। आज तो गिरिराज सिंह ने कह दिया कि भाई जब तक देश चाहेगा तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। उन्होंने इनफैक्ट ये कह दिया कि 2029 में भी चाहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि देखिए, पार्टी के नेताओं ने ये तो कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अजर अमर प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया योगी आदित्यनाथ पर नहीं आई है, इस वजह से योगी आदित्यनाथ को अगले 2 महीने में मोदी जी हटा देंगे या अमित शाह हटा देंगे। अब ये एक ऐसी राग है जिससे कि योगी जी तो झंझनाएंगे ही, पूरी बीजेपी भी झंझना जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ आते हैं, एक ऐसा राज्य जो सबसे बड़ा राज्य है राजनीतिक परिदृश्य से, 80 लोकसभा सीटें, और वहां पर कोशिश अमित शाह की यह है कि जितने भी योगी विरोधी लोग हैं उनको साध लो, एक लॉबी बना लो और योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दो। तो अरविंद केजरीवाल का जो ये ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसा तीर उन्होंने छोड़ा है जो कि योगी को लगेगा, बीजेपी के बाकी नेताओं को लगेगा और मोदी जी और अमित शाह को तो लगेगा ही, क्योंकि मोदी जी को अब ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई 75 साल वाला रूल उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता। वो सफाई देंगे। क्या अमित शाह सफाई देंगे? अमित शाह ने तो कल कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर तो ये रूल लागू नहीं होता, वो जब तक चाहेंगे तब तक इस उम्र उम्र के साथ-साथ वो करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इससे बीजेपी के अंदर खलबली मचेगी, बीजेपी के सब नेता सोचेंगे कि भाई ये मोदी जी पता नहीं कितने साल अभी और राज करेंगे और हमारा नंबर तो आएगा ही नहीं। तो इससे जो बीजेपी का रैंक एंड फाइल है, जो शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं कि बीजेपी का रैंक एंड फाइल अफेक्ट होगा।
उसमें एक भावनात्मक नेगेटिविटी जिसे कहते हैं वो आएगी और लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई कभी ना कभी तो मोदी जी का के कार्यकाल का अंत होगा या नहीं होगा, या बीजेपी इसी तरीके से चलती रहेगी। तो जो संगठनात्मक रूप से अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान का काफी असर हो रहा है। आज शशि थरूर ने भी कह दिया कि भाई पहले तो अमित शाह ने कहा था कि ये रूल होगा 75 साल वाला, और 75 साल के बाद कोई कंटिन्यू नहीं करेगा किसी पोस्ट पे। आज वही अमित शाह ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो की कंटिन्यू करेंगे। तो शशि थरूर ने ये सवाल किया है कि अमित शाह ये बताएं कि कौन सा उनका स्टेटमेंट सही है, पहले वाला जहां पर वो कह रहे थे कि 75 साल लिमिट है, उसके बियॉन्ड कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी, या फिर अभी वाला जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी को बहुत बुरी तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी राग छेड़कर फंसा दिया है जहां पर मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ेगी, मोदी जी दबाव में आएंगे और लोग उनसे पूछेंगे, जनता उनसे पूछेगी कि भाई आप ही ने कहा था कि 75 साल की लिमिट है मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए, तो अब आपका समय आ गया है मार्गदर्शक मंडल में जाने का, तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये सारे सवाल मोदी जी पर दागे जाएंगे। मोदी जी नहीं जवाब देंगे तो बार बार ये सवाल अमित शाह से पूछा जाएगा और इसका असर बीजेपी के ढांचे पर क्या पड़ेगा। तमाम वो जो लीडर साइडलाइन है, जो बड़े बड़े शत्रप्स मैंने जिनका आपको नाम बताया, वो सारे नेता तो अलग हो ही जाएंगे उनको, क्योंकि ये इस बात का एहसास है ही कि मोदी जी ने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर रख दिया है। भले ही वो चुनाव अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे हो, लेकिन बीजेपी में जो उनका वर्चस्व था वो भी मोदी जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब योगी जी इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब अपना खेल करेंगे, सबसे बड़े राज्य से आते हैं, वो क्यों सरेंडर करेंगे मोदी जी के सामने, वो क्यों सरेंडर करेंगे अमित शाह के सामने। तो आज एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने योगी जी को जगा दिया है, योगी जी को खतरे की घंटी सुना दी है कि भाई समझ जाओ, आपकी कुर्सी खतरे में है। 2 महीने के अंदर मोदी जी तो आएंगे, लेकिन आपकी कुर्सी चली जाएगी। तो यानी कि योगी जी को वो इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि अब जो बचे कुचे फेजेस हैं, 4 फेजेस जो बचे हुए हैं, उनमें ऐसा गेम करो, ऐसा तिकड़म करो कि मोदी जी कमजोर हो जाए, ताकि आपकी कुर्सी बनी रहे। ये कहने का मतलब था अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से और जिस भावनात्मक तरीके से अलग अलग जाकर रोड शो कर रहे हैं, आज ही उन्होंने ट्विटर पर अपना शेड्यूल डाला और ये शेड्यूल डाला, 21 दिन के लिए वो बाहर हैं। उन्होंने कहा कि 21 दिन में मैं पूरे देश में घूमूंगा, पूरे देश में ट्रैवल करूंगा और ये बताऊंगा कि तानाशाह के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और आज उन्होंने जो अपना ट्विटर पर शेड्यूल डाला, उसमें 11 बजे आज उन्होंने एमएलएज के साथ मीटिंग बुलाई थी, एमएलएज को प्रेरित किया, मोटिवेट किया। 1 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बारे में मैं बताऊंगी कि उन्होंने क्या बातें कही हैं। 4 बजे उनका एक रोड शो है न्यू दिल्ली में और मोती नगर में, और 6 बजे उनका एक रोड शो है उत्तम नगर में। तो ये उनके आज का शेड्यूल था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने 10 गारंटीज अपनी गिनवा दी कि अगर इंडिया की सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी क्या 10 गारंटीज हैं, जिसमें से जो सबसे स्टैंड आउट करती हुई जो चीज है, उन्होंने ये कह दिया कि जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन को वो चौराहे पे खड़े होकर और खड़ा कर कर तोड़ेंगे। यानी कि भ्रष्टाचार को, जिस तरीके से भ्रष्टाचार को बीजेपी ने पनपाया है, उस भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन को चौराहे पे खड़े होकर तोड़ा जाएगा। सुनिए ये क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहा है और किस अंदाज में कहा है, इसको सुन लीजिए। बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा, पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजात दिलवाई जाएगी। इसके अलावा जो जिन गारंटीज की बात अरविंद केजरीवाल ने कही है, उन्होंने कहा है कि देश में 24 घंटे बिजली होगी। शिक्षा की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक्स को खुलवाएंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दर्जा मिलेगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बनाया जाएगा। फिर एक बड़ी बात उन्होंने कही कि भारत की जो जमीन चाइना के कब्जे में है, उस जमीन को हम छुड़वाएंगे, यानी कि चाइनीज आर्मी के अंडर में जो अधीन जो भारत की भूमि है, उसको वो छुड़वाएंगे। अग्निवीर स्कीम को वो वापस लेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से उनको उनका दाम मिलेगा, एमएसपी मिलेगी। दिल्ली को पूर्ण दर्जे की बात उन्होंने कही है। बेरोजगारी के जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने कहा कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है।
और जीएसटी को पीएमएलए से बाहर रखने की बात कही गई है और सारे जो प्रक्रियाएं हैं उनका सरलीकरण की बात कही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वो अपने रोड शोज कर रहे हैं और जनता से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो उनका इमोशनल कार्ड है, वो इमोशनल कार्ड मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा। जेल से निकलने के बाद वो ये कहते हैं कि भाई मैंने दिल्ली वासियों को बहुत मिस किया और भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मैं जेल से छूट कर आया हूँ। और जेल के अंदर जब वो थे तो उनको लाखों बहनों, बेटियों और माँओं ने जो दुआएँ दी थी और उसी का आशीर्वाद उनको मिला है कि आज वो चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर भी वो अपनी तकलीफ के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन दिल्ली वासियों की तकलीफ के बारे में सोचते थे। और जब भी उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज या उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जब जाती थी, तो वो ये एक ही सवाल करते थे कि क्या दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली मिल रही है? क्या दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त में सफ़र करने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? फिर वो ये उनका ये कहना था कि मैं तो एक छोटा-सा आदमी हूँ, मेरी एक छोटी-सी पार्टी है और हमारा क्या कसूर था? हमारा कसूर ये था कि हमने अच्छे स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाए, सरकारी अस्पताल बनवाए, यही कसूर था हमारा और इसी वजह से हमें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने फिर अपनी बात बताई और अपनी प्रताड़ना को बताया कि किस तरीके से जेल में उनको तंग किया गया। वो एक शुगर के मरीज़ हैं, उनको डायबिटीज़ है और जेल में अ, उनको दवाई उनकी बंद कर दी गई थी और जिस तरीके से उन्होंने बताया उसको, तो जनता को ये लगेगा कि उनको कितना तंग किया गया है, इस भावना को भी उन्होंने कहा। और साथ में उन्होंने आज मनीष सिसोदिया का ज़िक्र किया कि वो एक ऐसे शिक्षा मंत्री हैं कि जिनको केंद्र में शिक्षा मंत्री होना चाहिए था। अ, सत्येंद्र जैन का ज़िक्र किया कि उन्होंने कितने सारे अस्पताल बनवाए और मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाया, उसका उनको क्रेडिट देना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो 140 करोड़ की जनता है वो बहुत पावरफुल है और किसी भी तानाशाह को पनपने नहीं दिया है जनता ने और जनता ने तानाशाहों का तख्ता पलट कर दिया है। उन्होंने एग्ज़ैक्टली अगर मैं उनके वर्ड्स कोट करूँ, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी बड़ा तानाशाह ज़िंदा नहीं बच पाया है, जनता ने उसको उखाड़ फेंका है और उसका तख्ता पलट दिया है। और फिर उन्होंने ये कहा और जो राजनीतिक स्थिति है उसको बताया कि फिर जब से वो जेल से बाहर आए हैं, 20 घंटे हो चुके हैं और 20 घंटे में उन्होंने तमाम एक्सपर्ट्स, सेफोलॉजिस्ट बहुत लोगों से बात की और सबका यही मानना है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है इस बार। और तमाम राज्य उन्होंने गिना दिए कि जहां पर बीजेपी का पूरा सफाया होगा, जिसमें कि दिल्ली और पंजाब तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ कहां पर बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, उन राज्यों को भी गिना दिया और साथ में ये कहा कि 4 जून को मोदी की सरकार नहीं बन रही है, बल्कि इंडिया की सरकार बन रही है। और साथ में उन्होंने दिल्ली वासियों को कहा कि आप इंडिया को जिताएं और सातों सीटों पर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स को विजयी बनाएं। तो इस तरीके का कैंपेन वो कर रहे हैं और अभी तो केवल 20 घंटे बचे हैं, 21 दिन है उनके पास और जैसा वो कह रहे हैं कि मैं 21 दिन में पूरे देश के सामने जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से तानाशाही के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये जो भावनात्मक कैंपेन है और हर दिन वो बीजेपी को उस जगह पर तीर मार रहे हैं जहां पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा चोट लगती है। बीजेपी को उस जगह पर तीर मार रहे हैं जहां पर गोदी मीडिया को सबसे ज़्यादा चुभता है। तो वो सवाल सामने खड़े कर रहे हैं जहां पर बीजेपी बिल्कुल निःशब्द है, उसके पास शब्द नहीं है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। तो अगर इसी तरीके के सवाल अगर 21 दिनों तक लगातार अरविंद केजरीवाल पूछते रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसका असर बीजेपी के अंदर, बीजेपी के नेताओं पर क्या पड़ेगा और जनता क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को एक मसीहा समझकर क्या मोदी जी का तख्ता पलटने के लिए तैयार हो जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को निगलने के लिए बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। जो उनका टोन और टेनर है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की जो पूरी राजनीति है उसको निगल लेंगे अरविंद केजरीवाल। तो एक बड़े चुनौती के रूप में सामने साबित हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि ये तो कहना लाजमी है कि इंडिया अलायंस को इससे कितना बल मिल रहा है और जगह जगह जब वो प्रचार करेंगे और ये बताएंगे कि भाई मोदी की सरकार नहीं बन रही है और अपनी प्रताड़ना को भी बताएंगे कि किस तरीके से उनको जेल में डाला गया और कसूर क्या था क्योंकि उन्होंने स्कूल्स बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाई। तो जाहिर सी बात है कि जनता पर इसका एक सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है। लेकिन फिलहाल इंडिया अलायंस के प्रचार में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद एक ज्यादा बड़ा खतरा मोदी जी को के लिए साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।
आप बने रहिएगा बोलता हिंदुस्तान के साथ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।